Hello everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Without wasting any more time, let's start this 8th chapter in our 12th class biology book, Microbes in Human Welfare. As you people know कि microbes आप basically किस नाम से जानते हो? Like pathogens के नाम से जानते हो? आपको basic field microbes सुन के क्या आती है कि microbes are the ones which are going to cause some kind of problem to you. They are going to cause any kind of disease to you. ये वाली चीज तो आपके दिमाग में आती है कि microbes are basically the pathogens, but नहीं ऐसा नहीं होता. Microbes are also like useful creatures which can be useful in our day-to-day life activities. ठीक है, so ये चैप्टर ज़्यादा इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट इतना है नहीं है, तो बेसिकली ये रीड करके आप इजीली मैं आपको उसको समझा सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की है. ठीक है, तो रीड करते करते लाइन बाय लाइन we'll point out important points from this content and we'll try to make the notes in the NCERT itself. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, पढ़ लेते हैं इसको भी. Besides microscopic plants and animals, microbes are the major components of biological systems on the earth. ये सबको पता है. ठीक है, बेसिकली आपकी प्लांट्स एंड एनिमल्स से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? माइक्रोब्स की है. The major components of biological systems on this earth. Okay, do you remember which kingdoms among the living organisms contain microorganisms? Microorganisms के kingdom कौन कौन से हैं? ये आपको पता होगा. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. ये सारे किंगडम्स में कौन कौन आते हैं? सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ऐसे तो चलो लिख लो फिर भी. कौन कौन से हो गए? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया. ठीक है, इस इन सारे किंगडम्स में हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आते हैं. Actually, this is microbes are present everywhere: soil, water, air, inside our bodies, in that of other animals and plants. सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स आर बेसिकली यूबिक्विटस, कहीं भी मिल जाएंगे आपको. इवन इनसाइड अस, हमारे बॉडी में भी लाखों बैक्टीरिया होंगे. अभी अपने पाम में इतने सारे बैक्टीरिया होंगे विच यू कांट सी बट दे आर प्रेजेंट देयर, तो इसीलिए दे आर इन अ लार्ज क्वांटिटी. देखो, डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट्स विद टेम्परेचर में भी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस. सबसे थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का नाम सुना है? 80 डिग्री सेल्सियस पे 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो रहता है. ठीक है, वहां से हम अपना डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन करते हैं. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम दैट बैक्टीरिया व्हिच इज थर्मस एक्वाटिकस. तो ये माइक्रोब्स इन वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा. यही बैक्टीरिया कौन कौन से? थर्मस एक्वाटिकस एक तो यही होता है. डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो 7 मीटर्स थिक. ठीक है, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स में एसिडोफिलिक बैक्टीरिया भी रहते हैं. डीप इन द सॉइल में द बैक्टीरिया व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ह्यूमिडिफिकेशन एंड अदर काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, दे लिव डीप इन द सॉइल. ठीक है, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडोफिलिक बैक्टीरिया रहते हैं. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोज. ठीक है, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस. वायरसेस आर आल्सो योर माइक्रोब्स. ठीक है, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स. इसको भी माइक्रोब बोला गया. वायरॉइड्स आपको पता है क्या होते हैं? वायरॉइड्स हमने कहाँ पे पढ़े होंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरॉइड भी पढ़े होंगे. तो वायरॉइड्स बेसिकली क्या थे? वायरॉइड्स वर द पार्टिकल जिनका एसएस आरएनए होता था, वो भी नेकेड होता था. ठीक है, और इसको अदर हेल्पर वायरसेस की जरूरत पड़ती थी टू इन्फेक्ट द प्लांट. ठीक है, ये हमारे वायरॉइड्स के बारे में होता था. प्रायोन क्या थे? प्रायोन्स पर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स जो कि डिजीज कॉज करते थे. किसमें? एनिमल्स में करते थे. लाइक मैड काउ डिजीज हो गया. ठीक है, जैकोब डिजीज, वही मैड काउ डिजीज. ये सारी डिजीज कौन कॉज करते थे? प्रायोन्स. ये लिखा भी है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स. Microbes like bacteria and many fungi can be grown in nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes. ठीक है, colonies में microbes की अमाउंट बहुत सारी होती है, इसीलिए you can clearly see them through your naked eyes. Otherwise, you cannot see them individually. अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इससे बेसिकली आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ से भी बनाते हैं. देखो, इमेज आ जाए तो एक अलग बात है, बट चांसेस कम है. फिलहाल पढ़ते हैं. रॉड शेप बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है, और फ्लैगेलर बैक्टीरिया भी है. ये रॉड शेप. तो देखो, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैसिलस. पढ़ा होगा आपने ये. स्फेरिकल बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकस. ठीक है, और ये रॉड शेप है अगेन, तो फ्लैजिलर बैक्टीरिया कह लो इसको. चलो इमेज में चलते हैं. बैक्टीरियोफाज इज द वन दैट कॉज वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. उसके बाद एडिनोवायरस व्हिच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. एडिनोवायरस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. ठीक है, न्यूमोनिया, सम सॉर्ट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, ये सारी डिजीज एडिनोवायरस कॉज करते हैं. ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है. देखो, बैक्टीरियोफाज का डायग्राम तो सब याद रख लेते हैं क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो ये वाली डायग्राम देके क्वेश्चन पूछेगा कि या तो यही पूछ लेगा कि विच काइंड ऑफ वायरस इज, आप एडिनोवायरस का नाम दोगे, या फिर यही पूछ लेगा कि दिस काइंड ऑफ वायरस कॉजेज विच टाइप ऑफ डिजीजेस. तो वो डिजीजेस में ऑप्शन में दे देगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दे देगा, या और भी सारे ऑप्शंस में दे देगा. तब आपको फिर वहाँ पे क्या लगाने हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ठीक है, तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा क्योंकि शेप आपको पता होना चाहिए टीएमबी का.
दिस इज टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस किस टाइप का वायरस था? साइटोफेजियस था, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता था और जेनेटिक मटेरियल कैसा था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। ठीक है, ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बातें हैं जो आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ हैंड टू हैंड। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि इनकी डायग्राम्स याद कर लीजिए। ठीक है, एडिनो वायरस का तो कर ही लीजिए कम से कम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चैप्टर 7 मे बी इट वाज, हाँ चैप्टर 7 वही था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। माइक्रोब्स कॉज द लार्ज नंबर ऑफ डिजीज ह्यूमन नीड्स। तो बेसिकली माइक्रोब्स को लेके यही परसेप्शन रहता है दैट दे आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बिसाइड्स कॉजिंग डिजीजेस देयर आर सम माइक्रोब्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है, और वही हम अब पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोब्स हमारे किस काम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये चीज इसमें लिखी हुई है। दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल द माइक्रोब्स आर हार्मफुल, सेवरल वंस आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन सेवरल वेज। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। अब चलते हैं माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहली एप्लीकेशन तो इसकी कर्ड मेकिंग ही है। ठीक है, कर्ड मेकिंग में बैक्टीरिया कौन सा लगता है? लैब, लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या हमारे लैब बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं? लैब बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू ग्रो इन द मिल्क एंड व्हाट दे विल डू, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट, so they are going to do what, they are going to convert lactose into lactic acid first. ठीक है, दिस इज द मिल्क शुगर। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने क्या करा? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। लैक्टिक एसिड ने क्या किया? लैक्टिक एसिड ने मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट किया और उनको पार्शली डाइजेस्ट कर लिया। यहाँ पे ठीक से याद करने वाली कौन सी है बात जो असर्शन रीजन में आपसे बोली जाएगी, वो ये है कि पार्शली डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन में आ जाएगी या फिर स्टेटमेंट्स में आ जाएगी। जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया उसने कि लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोएगुलेट एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, और दूसरा स्टेटमेंट उसने कुछ और दे दिया। आपको सही आंसर मार्क करना है। अब अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो ये वाली लाइन देखकर आपको क्विकली फ्लैश हो जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा था, सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट ऐसा नहीं है। इट पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन कौन से? वही केसीन। ठीक है, एंड देन इट फॉर्म्स कर्ड। ऐसे होता है ये वाला प्रोसेस। और वही आपको कर्ड बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ curd you should, or you have to add as an inoculum or as a starter in the milk already, so that the bacteria is already present inside that inoculum and starts converting lactose into lactic acid and then forms curd. तो यही है कि inoculum के फॉर्म में आपको थोड़ा सा कर्ड खुद से डालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या कर्ड की जो भी यूजेस है वो क्या क्या है? इट इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन बी 12। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विटामिन बी 12 का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ठीक है, विच इज हेल्पफुल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। लैब प्लेज वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 बेसिकली किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी? सम सेवरल काइंड ऑफ अनीमियाज आर देयर, उसको प्रिवेंट करने के लिए बी 12 की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, जो कि किससे प्रोड्यूस होती है? कर्ड से। कर्ड से हमको बी 12 मिल जाता है, तो इसीलिए कर्ड इज वेरी न्यूट्रिशन, आपको लेना चाहिए। बोला भी जाता है, रिकमेंड भी किया जाता है दैट आफ्टर अ डाइट यू शुड हैव कर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, उसमें बी 12 का अमाउंट अच्छा होता है, इट प्रिवेंट्स द एनीमिया। ठीक है, तो ये हो गया कर्ड के बारे में। दूसरा दूसरा यूज इसका क्या है? दूसरा यूज इसका डो प्रोडक्शन में है। ठीक है, डो प्रोडक्शन और ब्रेड मेकिंग, इसमें भी इसका यूज है। ठीक है, in the dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria। ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। डोसा एंड इडली के फर्मेंटिंग एजेंट्स कौन है? बैक्टीरिया। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप ईस्ट समझ लेते हैं इस चीज को, है ना, क्योंकि देखो डो में और ब्रेड मेकिंग में हमारे दिमाग में सिर्फ ईस्ट का या फंगस का नाम आता है, बट ये याद रखना है कि डोसा एंड इडली में कौन है? बैक्टीरिया है। अब जब अपीयरेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिख लीजिए यहाँ पे, एनारोबिक, एनाबॉलिक बोल दिया मैंने, एनारोबिक पाथवे। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम? तो ये बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली द डो व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर यीस्ट व्हिच इज Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, अब देखो ब्रेड के लिए कौन सी फर्मेंटिंग एजेंट है? देन दैट इज ईस्ट। तो ये याद रखना है। डोसा इडली के लिए कौन था? बैक्टीरिया था। बेकर यीस्ट, सॉरी ब्रेड के लिए कौन है? ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae, बेसिकली अ फंगस। तो वही फंगस के नाम से भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ईस्ट के नाम से भी पूछ सकता है, और ईस्ट का नाम देकर भी पूछ सकता है, तो आप उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं which are also fermented by the microbes like toddy। Toddy is a traditional drink of some parts of southern India which is made by fermenting a sap from palms। ठीक है, सैप को फर्मेंट किया जाता है, सैप के अंदर सर्टेन काइंड ऑफ ईस्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, उनसे हमारा जो है टॉडी ड्रिंक जो है वो बनता है। फर्मेंटिंग देखो यहाँ पे ये याद रखना दिया नहीं है, बट यहाँ पे भी ईस्ट ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, टॉडी के अंदर भी ईस्ट ही इन्वॉल्व है। वही माइक्रोब्स यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट टू मेक फूड्स। ठीक है, ये चीजें ट्रेडिशनली
इन चीज़ों में भी फर्मेंटेशन लगती है to obtain the desired products from all these kind of raw materials. Cheese is one of the oldest food items in which the microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture. देखो इसको ना, ये स्टेटमेंट ये याद रख लीजिएगा. क्यों याद रख लीजिएगा? क्योंकि ये करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछ लेगा. लाइक चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच द माइक्रोब्स आर यूज्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऐसे इसको याद रख लीजिएगा. चीज, अलग अलग टाइप की चीज है जिनका नाम अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन द फर्मेंटिंग एजेंट जिनके थ्रू ये बन रही है. और बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट एंड द स्पेसिफिसिटी कम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड. ठीक है, चीजेस के डिफरेंट नेम्स हैं. क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर टेक्सचर, देयर फ्लेवर, देयर टेस्ट एंड ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम द बैक्टीरिया और द काइंड ऑफ एजेंट दैट इज फर्मेंटिंग देम. ठीक है, किसी को बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहे हैं, किसी को ईस्ट फर्मेंट कर रही है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी कहाँ से आती है? उसके फर्मेंटिंग एजेंट से आती है. Like the large holes in Swiss cheese are due to the production of a large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani. अब चीज में, स्विस चीज में आपको क्या याद रखना है? स्विस चीज का फर्मेंटिंग एजेंट है कौन? स्विस चीज का फर्मेंटिंग एजेंट बैक्टीरिया है. What is the name of the bacteria? Propionibacterium shermani. This is the fermenting agent. Roquefort cheese is crippled by growing a specific fungi on them. Roquefort cheese का भी बता देते हैं. रॉकफोर्ट चीज का फर्मेंटिंग एजेंट कौन है? इसका फर्मेंटिंग एजेंट एक फंगस है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंगस? द नेम ऑफ द फंगस इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. इसमें दिया नहीं है, यू कैन राइट इट फॉर जस्ट फॉर सम सेफ साइड, आप इसको भी लिख लीजिए. ठीक है, तो ये सब हमारा काम किसमें था? अब देखो वही रीजन स्विस चीज आर द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज की क्यों है? होल्स का नाम पे बात है, यू आर गोइंग टू टेल ही बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2. किसी में लार्ज है, किसी में स्मॉल है. क्यों? डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ CO2 व्हिच इज इवॉल्वड नाउ. अगर कहीं लार्ज होल्स है दैट मींस the amount of CO2 evolved is higher. कहीं पे स्मॉल होल्स हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चीज. तो बताया ना टेक्सचर फ्लेवर, तो टेक्सचर में आ जाता है कि कहीं पे ज्यादा होल्स है, कहीं पे कम होल्स है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस. और वो अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस का डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द फर्मेंटिंग एजेंट. कोई ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो कोई कम प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से आ गए? लैब के अलावा आपका डो एंड ब्रेड मेकिंग एंड सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, एग्जांपल टॉनी. अब चलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस पर. Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human needs. Beverages and antibiotics are some examples. Production on an industrial scale requires microbes growing in a very large vessels which are called fermenters. ठीक है, जब आप इंडस्ट्रियल स्केल में माइक्रोब्स के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हो तो आप किसी स्मॉल वेसल में तो उनको ग्रो कराओगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल. और आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो आपको प्रॉपर वेसल चाहिए होंगे, फर्मेंटर्स व्हिच आर गोइंग टू मीट द एडिक्वेट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. फर्मेंटर्स में प्रॉपर कंडीशंस दी जाएंगी, ऑप्टिमम कंडीशंस एट व्हिच द माइक्रोब इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. लाइक किसी को एरोबिक चाहिए, किसी को एनारोबिक कंडीशन चाहिए, वो चीज फर्मेंटर्स में प्रोवाइडेड होगी. किसी को टेम्परेचर कैसा चाहिए, किसी को पीएच कैसा चाहिए, वो चीज भी फर्मेंटर्स में रेगुलेटेड होगी. किसी को स्टेराइल एयर चाहिए, किसी को नॉर्मल एयर चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द फर्मेंटर्स. किसी को एयर चाहिए, किसी को एयर चाहिए ही नहीं. ठीक है, वही एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन, ये चीजें सारी फर्मेंटर्स में प्रोवाइडेड होती है. तो ये जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर जाते हैं तब हमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. फर्मेंटेड बेवरेजेस. Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. इसमें से हम छाटेंगे डिस्टिल और नॉन डिस्टिल्ड. ठीक है, बट यही है कि बेवरेजेस में कौन यूज करते हैं? हम ईस्ट यूज करते हैं बेसिकली. विच वन? ब्रूअर्स ईस्ट. ठीक है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट. और ये भी कौन है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. ब्रूअर्स ईस्ट क्यों बोले? बिकॉज वाइन मेकिंग में इसको अब हम यूज करने वाले हैं. ब्रेड मेकिंग के लिए भी यही यूज होती है. ठीक है, कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट व्हिच इज यूज्ड टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल. ठीक है, इन सब का यूज किया जाता है, इसको फर्मेंट और किया जाता है टू प्रोड्यूस इथेनॉल. अपने वाला टाइप ऑफ मटेरियल उसको फर्मेंटेशन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन. अपने पास दो टाइप्स की एल्कोहल्स या फिर एल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस होती हैं, विच इज डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड. देखो, बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर मैं आपको पहले माल्टेड सीरियल्स बताना चाहती हूँ. ठीक है, माल्टेड सीरियल्स आर बेसिकली एनी काइंड ऑफ सीरियल विच इज जर्मिनेटेड इन वाटर. ठीक है, विच इज लाइक मेड टू जर्मिनेट इन वाटर एंड देन स्टॉप फ्रॉम जर्मिनेटिंग. ठीक है, उसको उसी स्टेज पे रोक दिया जाता है, बट उसको हम वाटर में सोख करके जर्मिनेट कराने के लिए रखते हैं. जैसे ही स्टार्ट टू जर्मिनेट जस्ट अ लिटिल बिट, हम उसको रोक देते हैं एंड देन हम उसको फर्मेंटेशन के लिए डाल देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मीन वाइल जर्मिनेशन प्रोसेस इट स्टार्ट्स टू attract the microbes which are required for its germination and its further growth. ठीक है, तो बेसिकली इसके कांटेक्ट में ईस्ट एंड और जो माइक्रोब्स हैं वो फर्मेंटेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो उसके कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं. उसको फिर हम रोककर फर्दर फर्मेंटेशन के लिए और ईस्ट के साथ ऐड करके डाल देते हैं, जिससे कि अपनी फर्मेंटेशन ईजी होता है. इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? माल्टेड सीरियल्स एंड द माल्टेड फ्रूट, मतलब
फ्रूट जूसेस जो फर्मेंटेशन में हेल्प कर सकें। फ्रूट जूसेस में भी क्यों? क्योंकि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके एसोसिएशन में माइक्रोब्स रहते हैं, ईस्ट रहती है, तो उसकी फर्मेंटेशन कराने से क्या होता है कि हमको अपने बेवरेजेस इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं। अब देखो एनारोबिक पाथवे से होता है ना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ओके, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड से क्या समझते हो? डिस्टिल्ड वाले की कंसंट्रेशन कितनी होगी? डिस्टिल्ड वाले में अल्कोहल का कंसंट्रेशन कैसा होगा? डिस्टिल्ड वाले में कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल या इथेनॉल ज्यादा होगा और नॉन डिस्टिल्ड में कम होगा। अब देखो डिस्टिल्ड में इथेनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना आपकी 100% प्योर इथेनॉल है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है ना तक ईस्ट फर्मेंटेशन करती है, उसके बाद फर्मेंटेशन ईस्ट की खुद के लिए पॉइजनस हो जाती है, और ये चीज आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। 13% is the maximum concentration of ethanol that the yeast can produce and after that it becomes poisonous for the yeast. तो इसीलिए डिस्टिल्ड एल्कोहल्स में भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी होती है? 13% होती है। ओके, अब डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड की मैं बात कर लूं तो डिस्टिल्ड वाले कौन कौन से हैं? विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। और वाइन एंड बियर कैसे हैं? नॉन डिस्टिल्ड वंस। इसको आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। और देखो डिस्टिल्ड वाले में रम इज लाइक सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट किसमें प्रेजेंट होता है? इसमें भी। डिस्टिल के एग्जांपल आप जैसे ना विस्की, ब्रांडी, रम, लेकिन रम में सबसे ज्यादा अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है इन सब में भी, विच इज पॉइजनस टू द ईस्ट, क्योंकि इसमें 13% से ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट होता है, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट इथेनॉल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए बेवरेजेस का प्रोडक्शन। अब चलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो पहली एंटीबायोटिक सबसे पहले तो पेनिसिलियम का नाम याद आता है एंटीबायोटिक इन्वेंशन से, तो अब उसकी स्टोरी पढ़ेंगे हाउ पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस अगेंस्ट एंड बायो मींस लाइफ, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। अब एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ किसके लिए मीन करती है? फॉर द माइक्रोब्स, इसीलिए उसको क्या बोले? एंटीबायोटिक, क्योंकि माइक्रोब्स के लिए उसके लाइफ के अगेंस्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं। सो एंटीबायोटिक और अगेंस्ट लाइफ मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, whereas with reference to human means they are pro life and not against to it, क्योंकि ह्यूमंस को बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक दे जाते हैं, तो इट मींस प्रो लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमंस एंड अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। Yeah, antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and they can kill or retard the growth of other disease-causing microbes. Okay, antibiotics are basically the either the dead preparation of the microbes or the weakened pathogens or weakened microbes जो आप humans में administer करते हैं to confer them the immunity against certain kind of microbes. पेनिसिलिन के बारे में बताइए सबको, वही मैंने बोला था कि सबसे पहले पेनिसिलिन का नाम याद आता है because it was the first antibiotic to be discovered. अब इसकी स्टोरी क्या थी? Alexander Fleming, he was working on Staphylococcus bacteria, ठीक है, who observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow. उसने अपने अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स में क्या देखा कि कुछ माउल्ड जैसी ग्रोथ हो रही है जिसके अराउंड स्टेफाइलोकोकी वाज नॉट एबल टू ग्रो। दैट मींस दैट माउल्ड वाज अगेंस्ट लाइफ टू द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। It means it was an antibiotic against Staphylococcus bacteria. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it as penicillin after the mold Penicillium notatum. जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम, लेकिन जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है दैट इज पेनिसिलियम ट्राइसोडिनम। तो द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलियम नोटेटम, लेकिन जिससे आप अब ऑब्टेन करते हो प्रोडक्शन, अब किसका प्रोडक्शन, अब जिससे आप एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करवाते हो दैट इज पेनिसिलियम ट्राइसोडिनम, ठीक है। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, याद करने हैं बस। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey. ये याद रखना है, पेनिसिलियम नोटेटम की डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। उसकी पूरी पोटेंशियल किसने बताई थी? अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी ने। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. क्वेश्चन यहाँ से यही आएगा कि which antibiotic was extensively used for treating American soldiers wounded in वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू के नाम से पेनिसिलिन याद रखनी है। नोबेल प्राइज किस किसको दिया गया था? फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी को दिया गया था, बिकॉज फ्लेमिंग चेन वाज द वन, फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी, फ्लेमिंग वाज द वन हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक, चेन एंड फ्लोरी वर द वंस हु डिस्कवर्ड इट्स फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं पूछना है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी काफी एग्जांपल्स हैं याद करने के लिए, इसलिए सिर्फ पेनिसिलिन का याद रखेंगे। बाकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, एम्पिसिलिन,
क्लोरमफेनिकोल, ये सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके सिर्फ एग्जांपल याद करने हैं, सोर्स की तरफ मत जाइए। ये भी सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ज़्यादा याद नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड द कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, फिंका व्हिच इज काली खांसी, डिप्थीरिया, गाल घोटू एंड लेप्रोसी व्हिच इज कुष्ठ रोग व्हिच यूज्ड टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। डिजीजेस के पॉजिटिव वेरिएंट्स कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स एंटीबायोटिक प्रोडक्शन थ्रू माइक्रोब्स। अब चलते हैं एंजाइम्स पर और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पर। ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स, एंजाइम्स, इन सब में भी हमारे माइक्रोब्स यूज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एसिड प्रोडक्शन आर एस्परगिलस नाइगर व्हिच इज अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिडाई फॉर एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम बोटालिकम फॉर ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस फॉर लैक्टिक एसिड। यही कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। इसके अलावा और भी एसिड्स होते हैं जिनके एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जितने आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आप वही याद कर पा रहे हैं देन इट इज सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर से गिने चुने आते हैं और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, साथ घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ईस्ट टेक्नोमेटिक सर्विसेज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स आल्सो। ठीक है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस। ठीक है, इन चीजों के लिए भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। इथेनॉल में तो आपको पता ही है, ईस्ट टेक्नोमेटिक सर्विसेज व्हिच इज रिवर्स ईस्ट। उसके बाद लाइपेजेस के लिए भी माइक्रोब्स ही यूजफुल होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। कौन से माइक्रोब्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, इस समय आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा इजी गोइंग चैप्टर है। इसमें ज्यादा डिटेल में हमें घुसने की जरूरत है नहीं। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल से घुसना नहीं है। आपको चीजें आपको रिवाइज हो पा रही है तो इट्स बेटर, आप उसको रिवाइज करते चलो, बट डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयलिंग स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ऑयली स्टेन्स के लिए कैसे क्यों बोला गया? क्योंकि क्या होता है कि ऑयली स्टेन्स में अपनी हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है एक, ठीक है, विच इज बेसिकली काइंड ऑफ लिपिड लेयर, जिसको डिसॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? लाइपेज चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू वो ऑयली स्टेन्स वहां से उस पर अटैच होकर वो चीज रिमूव हो जाए। पानी के थ्रू आप डिटर्जेंट यूज करते हो लाइपेज में, तो लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट में यूज होता है। कैसे यूज होता है कि आप पानी डाल रहे हो तो पानी इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड लाइपेज इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट, so that hydrophobic part is going to attach on this hydrophobic oily stains। ठीक है, और पानी के थ्रू उसको वो रिमूव कर देती है। तो लाइपेज का यूज होता है डिटर्जेंट्स में। उसके बाद बॉटल फ्रूट जूस जो आप देखते हो वो क्लियर होते हैं, उसमें फाइबर्स, जैसे आप घर पे जूस बनाते हैं तो जूस को ऑब्टेन करते हैं तो जूस के साथ साथ कुछ फाइबरस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो फ्रूट्स के साथ साथ वो भी तो उसमें मतलब फिल्टर हो जाती हैं। लेकिन अब बॉटल जूस पियेंगे, लाइक फ्रूटी वगैरह पीते तो उसमें चीज कहाँ आती है? अब मैंगो शेक भी बनाओ तो मैंगो शेक में भी ये चीजें आएंगी, लेकिन फ्रूटी वगैरह जब पीते हो तो वो तो एकदम क्लियर होती है, उसके लिए भी तो कुछ एंजाइम लग रहे होंगे ना। ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम? कैटिनेजेस एंड प्रोटीनेजेस लगाते हैं व्हिच इज गोइंग टू क्लैरिफाई दोस बॉटल जूसेस। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर for removing the clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। स्ट्रेप्टोकाइनेज की तो काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर कोई कैड वाली डिजीज हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, तो वहाँ पे क्लॉट्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर से क्लॉट रिमूव करना है टू सो दैट द बम्पिंग इफेक्ट इज इनहेंस्ड ऑफ द ब्लड सप्लाई। इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं जो कि क्लॉट्स को खत्म करता है और ब्लड पंप इजीली हो पाता है। तो ये वही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं। उसके बाद ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यूज पर अपना काम कर रहे हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं व्हिच इज आल्सो लिविंग। ठीक है, इसलिए इसको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। पहला एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा एग्जांपल कौन? दूसरा एग्जांपल है इसका साइक्लोस्पोरिन ए व्हिच इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पहला वाला बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, दूसरा वाला फंगस से ऑब्टेन होता है। ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस इधर से ही कंफ्यूजिंग बन सकते हैं। उसने नाम तो सही दे दिया स्टेटमेंट में, लेकिन उसने बैक्टीरिया की जगह फंगस कर दिया, फंगस की जगह बैक्टीरियम कर दिया। तब आप कंफ्यूज होके नाम ठीक देख के आप उसको मारे आओगे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की जगह फंगस था, फंगस की जगह बैक्टीरिया था। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज वाज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया व्हाइल साइक्लोस्पोरिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ मेडिसिन दैट सप्रेसेस द इम्यून रिएक्शंस इन अ बॉडी। वो भी किसमें? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो एंटीजन, जो फॉरेन सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाती है, इम्यून रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्शन हो जाता है और आप ट्रांसप्लांटेशन को कैरी आउट नहीं कर पाते हो। उसको सप्रेस करने के लिए, उन रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए आप साइक्लोस्पोरिन ए देते हो। भले ही आपने एंटीजन मैच कर लिए हो, लेकिन फिर भी सम सॉर्ट ऑफ सम डिग्री ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज इज कैरिड आउट इन ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को फेल कर सकते हैं। उन रिएक्शंस को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करने के लिए आप साइक्लोस्पोरिन ए देते हो। ठीक है, और statins produced by the yeast Monaskos purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. Competitive inhibition आपको पता होगा क्या होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। Competitive inhibition में सेम साइट के लिए कंपटीशन होता है जिसमें कि
सेम साइट ऑफ एंजाइम के लिए दो मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट्स हैं वो आपस में compete करते हैं उस पे लगने के लिए, और ये काइंड ऑफ रिवर्सिबल होता है डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम, और इतना डेंजरस नहीं होता जितना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो स्टैटिन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. ठीक है? The municipal wastewater which is drawn out from our homes, consisting of human excreta or any kind of waste from the kitchen, or the wastewater basically kitchen से निकलता है, ड्रेनेज वाटर होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर, वो सीवेज होता है। इट कंटेन्स large amounts of organic matter and microbes, many of which are pathogenic, means disease causing. इसको आप नेचुरली रिवर्स में ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर किसी ने वाटर से पानी लिया या कोई वाटर में नहाने भी गया रिवर के अंदर, तो उसको ये वाले बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी अ कॉज ऑफ डेडली डिजीजेस। इसीलिए इस सीवेज का ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसके बाद आप उस वाटर को यूज कर सकते हो और उसके बाद वो पानी में रिलीज हो जाता है। फिर भी इतना साफ नहीं होता वो अगर वाटर बॉडीज में रिलीज हो रहा है तो, लेकिन सम डिग्री ऑफ सेफ्टी इज इंश्योर्ड। कम से कम रॉ वाटर, जो जैसा आपने ड्रेनेज में ऑप्टेन किया था, कम से कम वैसा तो पानी रिलीज नहीं हो रहा ना, तो इसलिए वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट कैरी आउट होना बहुत जरूरी है। STPs में इसको ट्रीट किया जाता है, रिसीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage. Heterotrophic microbes naturally present in the sewage मतलब the microbes which are not preparing their food, they are dependent on other sources to obtain their food. वो heterotrophic microbes से हमारा ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है। अब इसकी स्टेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली दो तीन, फिजिकल रिमूवल होता है, ठीक है। पहले तो ये कैसा रिमूवल है, दिस इज जस्ट अ फिजिकल रिमूवल। यहाँ पे जो भी आपको विजिबल इंप्योरिटीज है वो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। विजिबल बिग इंप्योरिटीज जैसे कि कुछ कंटेंट है, वेजिटेबल के कुछ वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है, या कोई प्लास्टिक का कंटेंट है या कुछ भी है, वो आप विजिबली रिमूव कर सकते हो। कौन कौन से प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन से, ठीक है। डस्ट पार्टिकल मतलब गंदा पानी है तो उसको फिल्ट्रेशन करके और सेडिमेंटेशन करके आप उसकी विजिबल इंप्योरिटीज को तो रिमूव कर ही सकते हो। तो दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके बाद भी ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है, अभी भी आप इसको रिलीज नहीं कर सकते। और प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होगा? देखो, these are removed in stages. Initially the floating debris is removed by sequential filtration, then the grit soil and small pebbles are removed by sedimentation। भाई देखो, फ्लोटिंग डेब्रिस में कौन कौन आ गए? फ्लोटिंग डेब्रिस में वही आ गए, वेजिटेबल पील्स है, कोई भी प्लास्टिक का कंटेंट है, या कुछ भी पेपर मटेरियल है, जो भी विजिबली आपको दिख रहा है, उस चीज को निकाल कर आप सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते चले जाएंगे। उसके बाद जो भी उसमें गंदगी बची है, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, पत्थर वगैरह या सॉइल है, उसके पार्टिकल्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए फिर सेडिमेंटेशन की कर जाती है, ठीक है। ऑल सॉलिड दैट सेटल डाउन विल फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द एफ्लुएंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेटल्ड कंटेंट है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द प्राइमरी स्लज, और इसके ऊपर जो सुपरनेटेंट बना है दैट इज एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट। जो भी डस्ट पार्टिकल सेटल हुए हैं, जो भी गंदगी सेटल हुई है, दैट इज प्राइमरी स्लज, और उसके ऊपर जो भी पानी बचा है, तैर रहा है, दैट इज प्राइमरी एफ्लुएंट। स्लज को तो आप और काम में यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर है अगर प्राइमरी स्लज के अंदर, तो आप उसको मैन्योर में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हो। एफ्लुएंट इज अगेन वाटर, उसको फिर आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। तो दिस इज कैरीड फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस चैप्टर में समझने वाला जो भी पार्ट है वो सारा यही वाला है, जहाँ से क्वेश्चन आपके मोस्टली बनते हैं, और बाकी तो फिर एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है? प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इनटू primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and the air is pumped into it. This allows the vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks. Question का part flocks define करने को बोल देगा, ठीक है। Flocks is basically the mass of bacteria associated with fungal filament to form a mesh-like structure. बायोलॉजिक सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? एरोबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की भी ना दो स्टेज होती है, एरोबिक ट्रीटमेंट एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट। तो पहले हम चलते हैं एरोबिक ट्रीटमेंट में, ठीक है, जहाँ पे एयर पंप करी जाती है। एयर पंप एरेशन टैंक्स में अपना प्राइमरी एफ्लुएंट डाल दिया जाता है, व्हिच इज कांस्टेंटली एजिटेटेड, मतलब उसको बार बार मिक्स किया जाता है, जिससे कि क्या हो जाए कि फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो जाए। फ्लॉक्स बेसिकली क्या, ईस्ट एंड फंगस एंड बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स एंटेंगल हो जाते हैं टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD of the water. और BOD of the effluent. What is BOD? Biological oxygen, sorry, biochemical oxygen demand. मुझे अभी तक इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो, BOD के भी क्वेश्चन आएंगे, BOD के फुल फॉर्म पूछे तो उसमें एक आ जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, और एक आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बाकी के दो ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। तो आपको याद क्या कौन सा करना है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कंफ्यूजन नहीं होनी है। मैंने अभी भी मैंने आपको गलती का एक वो बता दिया लाइव एग्जांपल
कि मैंने खुद इसको बायोलॉजिकल बोल दिया था, तो उसको ठीक से याद करना है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये। जैसे जैसे ये पानी में इस एफ्लुएंट को मेडिटेट करते हैं, फंगल फिलामेंट्स विद बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू ग्रो, और ग्रो करते करते ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जितना भी हमने वाटर में था एफ्लुएंट के अंदर, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था, वो वाला ऑर्गेनिक मैटर ऑलमोस्ट दीज फ्लॉक्स विल डाइजेस्ट, और उनको डाइजेस्ट करने के बाद बीओडी रिड्यूस हो जाएगी। बीओडी रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, बीओडी वाज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये ऑक्सीजन डिमांड क्यों थी, क्योंकि जो प्रोसेस था वो एरोबिक ट्रीटमेंट था, जो बैक्टीरिया और फंगस जो आप काम कर रहे थे, वो कैसे कंडीशन में कर रहे थे, ऑक्सीजन की कंडीशन में कर रहे थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे थे। तो अब ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए जितना भी उनको ऑक्सीजन चाहिए था वो कम हो गया है। इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है डाइजेशन करने के लिए, दैट मीन्स कि जो ऑर्गेनिक मैटर है पानी का वो भी कम हो गया है। इट मीन्स कि बीओडी कम होने का मतलब क्या हुआ कि वाटर इज नाउ क्लीनर देन बिफोर। ठीक है, तो अगर बीओडी डिक्रीज हो रही है तो क्लीनलीनेस या फिर प्योरिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है, मतलब डर्ट जो है या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। बीओडी इज अ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द एफ्लुएंट। अगर बीओडी कम हो गया मतलब ऑक्सीजन डिमांड उनको डाइजेस्ट करने के लिए कम हो गई, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर ही कम हो गया। ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया इसीलिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ रही है, और ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ रही है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है। कम हो गया है तो मतलब पानी अब रिलेटिवली साफ है। ठीक है, तो ये एरोबिक ट्रीटमेंट में होता है। BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। ठीक है, वही ऑक्सीडाइज का मतलब रिमूव कर दिया गया, उसको सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हमने उसको खत्म कर दिया बेसिकली। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जब तक बीओडी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट तक कम नहीं हो जाएगी, जब तक हम उसको एरेशन टैंक्स में रखते हैं और एरोबिक ट्रीटमेंट देते रहते हैं। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड thus indirectly it is a measure of the organic matter present in the water। भाई बीओडी ज्यादा है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर एफ्लुएंट में ज्यादा है, मतलब गंदगी या व्यूज में ज्यादा है। बीओडी कम है दैट मींस कि ऑर्गेनिक मैटर या गंदगी पानी में कम है। वही देखो, ग्रेटर द बीओडी मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा वेस्ट और उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। अब बीओडी रिड्यूस मतलब बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो गई है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब इसको हम लेकर जाएंगे एन एरोबिक ट्रीटमेंट में। अब दिया जाएगा इसका एरोबिक ट्रीटमेंट। अब देखो एरोबिक ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होंगे, एक तो एक्टिवेटेड स्लज और दूसरा उसका एफ्लुएंट। ठीक है, क्योंकि अब उसको एजिटेट किया है तो उसमें से भी कुछ पार्ट सेटल हो जाएगा और कुछ पार्ट ऊपर एफ्लुएंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें बचती हैं। क्या क्या बचती हैं? एक तो सेकेंडरी स्लज जिसको आप और क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज, और इसको क्या बोलते हो, सेकेंडरी एफ्लुएंट। देखो सेकेंडरी एफ्लुएंट और एक्टिवेटेड स्लज अब पढ़ते हैं। ठीक है, when the BOD is reduced the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment। this sediment is called activated sludge। ठीक है, इसी को क्या बोले, एक्टिवेटेड स्लज। सेटलिंग टैंक में बीओडी रिड्यूस होने के बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद चीजें सेटल होनी स्टार्ट हो जाती हैं आफ्टर एजिटेशन। ठीक है, तो कुछ एफ्लुएंट का पार्ट बचता है, कुछ सेटल डाउन पार्ट बचता है। तो सेटल डाउन पार्ट बचता है वो बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोले, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल फ्लॉक्स अभी भी प्रेजेंट है, जो कि फर्दर अगर ऑर्गेनिक मैटर पानी में डाला जाए तो वो फिर से काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए उसको बोले एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम इनोकुलम के फॉर्म में एरेशन टैंक में वापस डालते हैं टू ट्रीट द मोर अमाउंट ऑफ एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, तो एरेशन एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हमने बचा के रखे हैं एज इनोकुलम, और वो हम एरेशन टैंक में डालेंगे, जिससे कि जो और अमाउंट ऑफ वाटर हमको प्योरीफाई करना है अब हम उसमें डाल दें, जिससे कि उसको ऑर्गेनिक मैटर या उसकी ब्यूटी भी हम रिड्यूस कर सकें। तो ये तो काम हो गया एक्टिवेटेड स्लज का। तो ये कहाँ चला जाता है, एज एन इनोकुलम, ये एज एन इनोकुलम यूज होता है। ठीक है, सेकेंड एफ्लुएंट का क्या करते हैं, सेकेंड एफ्लुएंट का मैं बताती हूँ। देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। ठीक है, here the other kind of bacteria which grow anaerobically will be digesting the bacteria and the fungi in the sludge, and during this digestion bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, which is going to form biogas and then can be used as a source of energy and it's inflammable as it is inflammable। ठीक है, एफ्लुएंट को आप रिलीज कर सकते हो इन द वाटर बॉडी क्योंकि अब रिलेटिवली सेफर है। ठीक है, तो बेसिकली किया क्या हमने, सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हमने इनोकुलम की तरह वापस से एरेशन टैंक्स में डाल दिया, और बाकी का जो पार्ट था द मेजर पार्ट ऑफ इट इसको हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाला है, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लॉक को डाइजेस्ट करने के दौरान क्योंकि एनारोबिक है तो ये गैसेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कौन कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको इन गैसेस के थ्रू बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है which can be a source of energy because it is inflammable। आप उसको जला सकते हो गैसेस को यूज करके, मतलब गैसेस को यूज करके आप एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इसलिए दिस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज गिवन इन दिस ट्रीटमेंट। और देखो अब गैसेस तो रिलीज हो गई, उसके बाद जो बचा कुचा पार्ट है स्लज का उसको क्या यूज कर सकते हो, उसको आप एज अ मैन्योर यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो है ही।
ठीक है। तो डाइजेशन के बाद जो भी बचा डाइजेशन के बाद उसको आप एज अ मैन्योर यूज कर सकते हो। सेकेंडरी एफ्लुएंट को आप पानी में अब रिलीज कर दोगे, ठीक है। अब ये रिलेटिवली सेफर है क्योंकि हमने इसमें से जो भी ऑर्गेनिक मैटर था और बीओडी जो भी थी उसकी हमने रिड्यूस कर दी थी, ठीक है। उसको रिलीज कर सकते हो वाटर बॉडीज में। लेकिन देखो, अगर आप अभी भी इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करना चाहते हो, लाइक हाउस में सप्लाई करना चाहते हो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, तब आप इसको टर्शरी ट्रीटमेंट दोगे क्लोरीन वगैरह डाल के टू प्योरीफाई द वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो ये काम होता है ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट की स्टेजेस। अब मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करा जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी हमारा म्युनिसिपल वेस्ट है उसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू सब्जेक्ट किया जाता है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में आप जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको इजीली रिमूव कर सकते हो फिजिकली, और जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन में आप जो भी उसके अंदर ग्रिट है, सॉइल है, पेबल्स है, उसको रिमूव कर सकते हो। उसको रिमूव करने के बाद दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्राइमरी स्लज एंड प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी स्लज इज द पार्ट व्हिच इज सेटल्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड प्राइमरी एफ्लुएंट इज द वन व्हिच इज कैरीड फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी भी ये प्राइमरी स्लजेस को यूज कर सकते हो फॉर द मैनुअल प्रोडक्शन, और प्राइमरी एफ्लुएंट को वाटर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं डूइंग दिस फॉर द सेकंड स्टेप, दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की दो स्टेजेस, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या करते हैं? एडिशन टैंक्स में इसको डाल दिया जाता है और कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है जिससे कि फ्लॉक्स बन सके। फ्लॉक्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स का एंटेंगुलेशन होता है, ठीक है, जो कि while agitation they digest the organic matter and reduce the purity of the water significantly, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पानी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर वो कम हो जाता है। और उसके बाद आप उसको एनारोबिक ट्रीटमेंट में डालते हैं। एनारोबिक ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो? आपके पास सेकेंडरी स्लज आता है और एक सेकेंडरी एफ्लुएंट आ जाता है एजिटेशन के बाद। सेकेंडरी स्लज का क्या करा जाता है? सेकेंडरी स्लज का मेजर पार्ट एज एन इनोकुलम आप यूज करते हो वापस से एरेशन टैंक में डालने के लिए, जिससे कि आप फिर से कोई दूसरा अमाउंट ऑफ वाटर अगर आ रहा है तो उसको प्योरीफाई कर सको। और उसका मेजर पार्ट कहाँ पे दिया जाता है? बायोगैस प्रोडक्शन में दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल के। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं व्हिच आर आल्सो हेटरोट्रोफिक, और ये क्या करते हैं? उसमें जो भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं टू मेक इट रिलेटिवली क्लीनर। सेकेंडरी एफ्लुएंट को रिलीज कर देते हैं पानी में। अगर ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करना है तो फिर सेकेंडरी एफ्लुएंट को फर्दर टर्शियरी ट्रीटमेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे क्लोरीनेशन एंड बाकी प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं सो दैट इट कैन बी सप्लाइड इन द होम फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की स्टेजेस, ठीक है। बस खत्म होने वाला है चैप्टर अब, ठीक है। बेसिकली जो पार्ट समझने वाला था वो यही था इसमें, ठीक है। यू कैन अप्रिशिएट हाउ मच माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन जो स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती है व्हिच इज टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी डेवलप नहीं हो पाई है जो माइक्रोब्स के इस सीवेज ट्रीटमेंट को काउंटर बैलेंस कर सके। मींस माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट इज द बेस्ट टिल नाउ, अभी तक यही ट्रीटमेंट बेस्ट है। तो इसके अलावा इसको रिप्लेस करने की टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, तो ये याद रखिएगा। वही कि अर्बन एरियाज में सीवेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू विलेज, ठीक है। तो वहां पर सीवेज प्लांट का सेटलमेंट ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही है कि डेवलपिंग कंट्री है हमारी, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लाइक अदर काइंड ऑफ प्लांट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अस आर नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच काइंड ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। तो इसीलिए अनट्रीटेड वेस्ट को ज्यादातर हम डिस्चार्ज कर देते हैं टू द रिवर्स व्हिच आर लीडिंग टू द पॉल्यूशन एंड इन द वाटरबॉर्न डिजीजेस। जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है वहां पर पानी को ऐसे रिलीज कर दिया जाता है और इसकी वजह से डिजीजेस फैल जाती हैं। बेसिकली विलेजेस की मैं बात करूँ तो विलेजेस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ज्यादा डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है, तो इसीलिए वहां पर वाटरबॉर्न डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ से याद करने वाला पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट has initiated गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान to save these major rivers of our country from pollution. Under this plan, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only the treated sewage is discharged into rivers and pollution is prevented. दोनों प्लान याद रखने हैं, उनका पर्पस क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ज्यादा से ज्यादा लगवाना। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज में विच इज माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। मैंने पहले भी आपको गैसेस पॉइंट आउट करी थी कौन कौन सी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक मेजर कंटेंट किसका है? CH4 का है। उसके बाद H2S and then CO2. They are produced by the microbial activity and which may be used as a fuel. ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट बहुत से प्रोड्यूस होते हैं। एनरोबिक माइक्रोब्स तो बेसिकली बहुत ज्यादा ही प्रोडक्ट्स जो है मतलब ऐसी गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। सो यही गैसेस बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। दिस टाइप द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स व्हिच दे यूटिलाइज। जो भी गैस मीथेन, H2S, CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं या इनकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा वेरी कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब व्हिच इज प्रोड्यूसिंग देम and the organic substrate which is being fermented या which is being हाँ वही which they are going to utilize, ठीक है। दो चीज मेन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस द मेन गैस कौन सी थी? वो CO2 थी। however certain bacteria which go anaerobically on cellulosic material produce large amounts of methane along with CO2 and hydrogen sulfide, ठीक है। they are commonly called methanogens and one क्या लिखा है, one such common bacteria is methanobacterium. cellulosic material basically plant material, cow dung, यही सब चीजें, ठीक है। सेलुलोजिक बेस्ड होते हैं। यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन कौन सी गैस का होता है? मीथेन का होता है, और इसलिए इन वाले बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? मिथेनोजेंस बोला जाता है।
These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during सीवेज ट्रीटमेंट। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। एनरोबिक स्लज डाइजेशन में एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द rumen, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, ठीक है। वहाँ पे ruminant बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। rumen इज अ पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल, ठीक है। कैटल का स्टमक का पार्ट होता है, फिजिकली एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है rumen, जहाँ पर मिथेनोबैक्टीरियम इज प्रेजेंट व्हिच इज यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोजिक वेस्ट। क्योंकि काउज वगैरह या हर्बीवोर्स ने क्या खाती हैं, बेसिकली ग्रासेस एंड प्लांट्स ही तो खाती हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन प्रेजेंट है अपने पास, मिथेनोबैक्टीरियम, उसके डाइजेशन के लिए, ठीक है। Cellulosic material is present in the food of cattle, is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. क्योंकि हर्बीवोर्स है तो हर्बीवोर्स प्लांट्स ही खाएंगे, तो प्लांट से ही उसको न्यूट्रिएंट ऑब्टेन होना चाहिए, तो मिथेनोबैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तब जाके अपने एनिमल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। हम तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। The excreta of dung, the excreta of cattle commonly called as gobar is rich in these bacteria. It is also used for the generation of गोबर गैस और the biogas, ठीक है, जो आप बोलते हैं। अब पढ़ेंगे इसका कैसे जनरेशन होता है। Biogas plant consists of a concrete tank which is 10 to 15 meter deep in which the bio waste are collected and slurry of the dung is fed. A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. ठीक है। बायोगैस प्लांट का एक आउटलेट होता है which is connected to a pipe to supply the biogas to nearby houses. Spent slurry is removed to another outlet and may be used for the fertilizer or manure. ठीक है। Cattle dung is available in large quantities in rural areas where the cattle are used for a variety of purposes. So biogas production is more often be built in rural areas. This is assertion and this is reason. ठीक है। Assertion is biogas plants are more often built in rural areas. And what is the reason? Because cattle dung is available in larger quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. ये इसका कंक्रीट टैंक है जहाँ पे हम अपना बायो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है वो चीज, और इधर माइक्रोबियल एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है एनारोबिकली, ठीक है। डाइजेस्टर के अंदर एनारोबिकली माइक्रो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू, जिसकी वजह से इसमें H2S का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, NCH4 का भी ज्यादा होता है, तो इट कॉजेज अ फाउल स्मेल ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। हाउस सप्लाई यहाँ से हो रही है। ये इसका कवर है, ठीक है। कवर जो है इसका राइज होता चला जाता है जैसे जैसे उसके अंदर गैसेस का प्रोडक्शन बढ़ता है, गैस के प्रेशर की वजह से वो कवर राइज होता चला जाता है, ठीक है। और आपको पता चलता चला जाता है कि प्रोडक्शन जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने अमाउंट में प्रोडक्शन हो रही है। तो इस वाले आउटलेट से आप इसको हाउस में सप्लाई कर सकते हो बायोगैस को प्रोडक्शन करने के बाद। और स्लज, ये स्पेंट स्लरी है, मतलब द यूज ऑफ स्लरी, जो कि अपना ऑर्गेनिक वेस्ट अब गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद जो भी बचा है उसको आप यूज कर सकते हो एज अ फर्टिलाइजर, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो एज अ फर्टिलाइजर मैन्योर, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, कुकिंग एंड लाइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली विद द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। फुल फॉर्म याद करनी है और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्यों बोला, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वन अनदर, ठीक है। इसीलिए इसको बायो कंट्रोल एजेंट बोला गया, क्योंकि लिविंग बीइंग्स को ही हम अगेंस्ट अनदर लिविंग बीइंग्स यूज कर रहे हैं, ओके, टू प्रिवेंट देयर ग्रोथ। तो बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। देखो मॉडर्न डे में केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज हो रहा था, फर्टिलाइजर्स का भी यूज हो रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, बट ये केमिकल इवेंचुअली टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं और हमारे हेल्थ को रिस्क करते हैं, ठीक है। और पॉल्यूशन तो करते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं हो पाती इजीली। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट में उनके सॉल्युबल फॉर्म्स या मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में रिलीज सॉल्युबल फॉर्म्स में या फिर मतलब उनके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में रिलीज नहीं हो पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इट कॉजेस पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूमुलेशन ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। मीडिसाइड की वजह से भी हमारे सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो जाते हैं। अब चलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। देखो ऑर्गेनिक फार्मर के हिसाब से सोचा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मर के लिए सारे ही माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है। हम अगर अपनी सोच से सोचें तो हमको ये लगेगा कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसको कोई पैथोजन या वीड अफेक्ट कर रहा है, तो उस पैथोजन या वीड को हम हटा दें। लेकिन एक फार्मर क्या सोचेगा कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है, कोई भी वीड प्रॉपर्ली पूरी तरीके से इरेडिकेट ना हो, कोई भी पैथोजन पूरी तरीके से इरेडिकेट ना हो, बट उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। तो दिस इज व्हाट अ फार्मर थिंक्स, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प, जितनी ज्यादा आपकी वैरायटी होगी द मोर सस्टेनेबल इट इज, उतने ही ज्यादा इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहेगा और उतने ही ज्यादा एक्सटिंक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। So the organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated completely, but instead they are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living environment ecosystem. उसको पूरी तरीके से खत्म ना करते हुए हम उसको मैनेजेबल बैलेंस पे रखते हैं
जिससे कि आप पूरी तरीके से वो इरेडिकेट ना हो और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, ठीक है। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both the useful and harmful life forms indiscriminately. Conventional methods basically chemical based methods हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम यही सोचते हैं कि ये पैथोजन इस क्रॉप को अफेक्ट कर रहा है तो उस पैथोजन को हटा दिया जाए, पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे एक्सटिंक्शन बढ़ता है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द myriad of organisms that constitute the field fauna and flora, इनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखो, an important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, patterns of feeding, and the habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. बायोलॉजिकल फार्मिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे उनका इंटर रिलेशनशिप है क्रॉप्स के साथ, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने कितने मैनेजेबल लेवल्स पर आप उसको रख सकते हो सो दैट दीज आर नॉट कंप्लीटली इरेडिकेटेड, ठीक है। ऐसा करने पे ही आप बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर पाओगे और अपने क्रॉप के लॉसेस को भी प्रिवेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यही बायोलॉजिकल फार्मिंग का बेसिक अप्रोच होता है कि आप पेस्ट और क्रॉप की इंटर रिलेशनशिप को समझिए और उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे चलते हैं इसके। वेरी फेमिनिन बीटल with red and black marking, that is ladybird, देखी होगी। and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. ladybirds किसके लिए? aphids के लिए, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई किसके लिए? मॉस्किटो के लिए। अब आप देख रहे हो कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। बायो कंट्रोल एजेंट का अनदर एग्जांपल इज बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, ठीक है। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज करते हो? बैक्टीरिया विच इज बैसिलस thuringiensis। इसके स्पोर्स आते हैं, उसको आप अपनी क्रॉप पे स्प्रे करते हो जिससे कि बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जो क्रॉप को खराब करते हैं वो आप उसको कंट्रोल कर सको, ठीक है। वही मिक्स विद वाटर and spread into the vulnerable plants such as brassicas and fruit trees by where these are eaten by the insect larva। इंसेक्ट लार्वा इन प्लांट्स को खा जाते थे जिसकी वजह से इसका क्रॉप सिग्निफिकेंटली प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा था और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने बीटी कॉटन या मतलब बीटी स्पोर्स का इंट्रोडक्शन किया जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करते हैं। अब बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जैसे ही इन प्लांट्स को खाते हैं तो बीटी स्पोर्स क्या करते हैं, उसके अंदर एक केमिकल रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं और आपका प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली उससे बच जाता है। In the gut of larva, the toxin is released and the larva gets killed. ये मैंने बताया था। Bacterial disease will kill the caterpillars, but the larvae leave other insects unharmed। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, पेस्ट स्पेसिफिक चीज है बैक्टीरियल thuringiensis। किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट के अगेंस्ट ही या पेस्ट के अगेंस्ट ही उस स्पेसिफिक केमिकल को प्रोड्यूस करता है और अदर इंसेक्ट जो उसके अराउंड हैं, अदर यूजफुल मैक्रोज व्हिच आर अराउंड द क्रॉप, दे आर अनअफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ बीटी स्पोर्स। वही देखो बैसिलस thuringiensis टॉक्सिजेशन टू द प्लांट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट पे जैसे ही अपना इंसेक्ट लैंड किया, प्लांट ने उसके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करे, उसके इंजेक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे कि कोई भी इंसेक्ट है उसने प्लांट को खाना शुरू किया, तो प्लांट को खाना शुरू किया तो प्लांट के अंदर केमिकल्स थे और वो केमिकल्स उसके गट में रिलीज हो गए और गट में रिलीज होने की वजह से उसके गट को डैमेज करा, इंसेक्ट के गट को डैमेज करा, इंसेक्ट वहीं पर मर गया। अब एक बार मर गया तो बात के लिए कॉशियस रहेगा, बाकी के उसके जो मेंबर्स हैं वो कॉशियस रहेंगे और फर्दर उस प्लांट को डैमेज अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बीटी कॉटन। अब चलते हैं अनदर एग्जांपल। बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है। फ्री लिविंग फंगाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम्स, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। बैक्यूलोवायरसेस, हाँ, बैक्यूलोवायरसेस आर द पैथोजन स्पेसिफिक वंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। दे आर यूज्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स एज इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, जीनस याद रखिएगा इसका, और इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स के अगेंस्ट यूज करे जाते हैं। स्टेटमेंट सीधे सीधे उठ के आती है, आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, ठीक है। ये ना नैरो स्पेक्ट्रम बेस्ड होते हैं, तो ये कुछ ही जो मतलब इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट ही काम करेंगे और जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसके आसपास यूजफुल और इंसेक्ट्स और पैथोजेंस हैं उसको अफेक्ट ना करते हुए ये सिर्फ टारगेटेड पेस्ट को ही या टारगेटेड इंसेक्ट को ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है। They have been shown to show no negative impact on plant mammals and bird species or even non-target insects. Especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management system, which is IPM program, or when an ecologically sensitive area is being treated. अगर कहीं पे कुछ स्पीशीज लिमिटेड हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे कोई भी केमिकल एडमिनिस्टर कर देते हो जिसकी वजह से वो वाली स्पीशी भी खत्म हो जाए, तो वो चीज तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल है। तो वहाँ पर आप ऐसे नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हो जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ टारगेटेड पेस्ट खत्म होता है और बाकी के इंसेक्ट्स या बाकी की स्पीशीज जो है वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। Now coming on to the next application, that is microbes as biofertilizers.
जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से वैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स भी थे जो कि क्रॉप की क्वालिटी को इवेंचुअली डैमेज कर रहे थे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूजफुल, बट इन द लॉन्ग रन दे वर डैमेजिंग द क्रॉप फील्ड्स एंड एज वेल एज डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप एंड कॉजिंग डिजीजेस इन द ह्यूमंस। उसको भी रिप्लेस कहीं ना कहीं हमको करना था विद द ऑर्गेनिक मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज होती है जिसमें क्या बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, मतलब बेसिकली आप क्या यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। यू आर गोइंग टू यूज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एज अ फर्टिलाइजर नाउ। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया आर द मेन सोर्सेज। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के पास तो क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो मतलब एज अ बायो फर्टिलाइजर तो काम कर ही रहे हैं, बस साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज आल्सो बीइंग इम्प्रूव्ड। ठीक है, रूट नोड्यूल्स के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स में कि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इट lives in association with the root nodules of the leguminous plants. These bacteria will fix the nitrogen into organic form which is used by the plant in as nutrient, और फिर प्लांट के क्रॉप प्रोडक्शन को भी एनहेंस करते हैं as well as the soil quality is enriched. कुछ बैक्टीरिया भी हैं और, ठीक है, जो कि फ्री लिविंग है। एग्जांपल एजोस्पाइरम एंड एजोटोबैक्टर द सेंसिटिव इन द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कौन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम है। फ्री लिविंग में कौन है, एजोस्पाइरम एंड एजोटोबैक्टर। Fungi are also known to form symbiotic association with plants like mycorrhiza. Many members of the genus Glomus form mycorrhiza. ठीक है, ये याद रखना। Fungal symbiote in these association will absorb the phosphorus from soil and pass it to the plant. ठीक है, plants having such association show other benefits also such as resistance to the root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. क्योंकि फंगस ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, हेटरोट्रॉफिक है, तो बेसिकली खाना तो बनाएगा नहीं। तो अगर इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइक फंगाई प्लस एल्गी है, तो फंगाई का काम क्या होगा, सॉरी हाँ, एल्गे या फिर फंजाई प्लस प्लांट अगर है तो फंजाई का काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड सप्लाइंग इट टू दी प्लांट। ठीक है, और प्लांट का काम क्या होगा, टू प्रिपेयर फूड, जिससे ये अपना फंगस जो है अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। ठीक है, और प्लांट के पास ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे तो प्लांट अच्छा खाना बना पाएगा, क्रॉप की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा फंगस के क्योंकि प्लग बन जाता है प्रॉपर, तो वहां से कोई रूट पैथोजन उसको खराब नहीं कर सकता। ठीक है, सैलिनिटी के लिए अलग अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है, ड्रॉट के लिए अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है। क्यों, क्योंकि फंगस फंगस पोर्स टाइप बना लेता है ना सॉइल के अंदर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, तो ड्रॉट से वो बच जाए क्योंकि वो सॉइल के मतलब डीपर एंड डीपर जाकर वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को सप्लाई करेगा। ठीक है, इसलिए ड्रॉट से भी कहीं ना कहीं प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई अगर प्लांट किसी चीज से सफर नहीं करेगा प्लांट फंगाई की वजह से, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और डेवलपमेंट अच्छा होगा प्लांट का। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया पे, साइनोबैक्टीरिया तो आपको पता ही है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, widely distributed in aquatic and terrestrial environments. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं उसके पास, हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल एनाबिलन नस्टॉक एंड ऑस्लिटोरिया इन पैडी फील्ड्स। ये याद रखना, पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया जाता है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो, देखो ये बर्ड्स हैं। ठीक है, लाइक पैडी फील्ड आ गया तो आपको क्या याद आना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया याद आना चाहिए। ठीक है, ग्लोमस आ गया तो ग्लोमस में क्या याद आना चाहिए, माइक्रोराइजा याद आना चाहिए। ठीक है, रूट बॉर्न पैथोजेंस दिख गए आपको। ठीक है, ये चीज दिख गई, ओवर ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें क्या याद आना चाहिए, फंगस याद आनी चाहिए। और लेग्यूमिनस प्लांट्स पढ़ लिया तो राइजोबियम याद आना चाहिए। फ्री लिविंग बैक्टीरिया समझ में आ गए तो एजोस्पाइरम एंड एजोटोबैक्टर याद आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जिनके थ्रू आप इसको याद करोगे। ठीक है, वही कि पैडी फीड में इसको यूज किया जाता है, व्हिच इज दे आर आल्सो गोइंग टू ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, काफी ज्यादा अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस हटाया जा रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किया जा रहा है। और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो सीधे सॉइल की क्वालिटी भी एनरिच करता है और जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो भी एनहेंस करता है। ठीक है, तो इसके अलावा इस चैप्टर में समरी है जो आप खुद से रीड करिएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है चैप्टर में, बट फिर भी समरी को रीड करिएगा और क्वेश्चंस लगाइएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा इजीली एग्जाम्पल्स याद होंगे। ठीक है, आई होप इस चैप्टर में कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, अदर देन सीरियस ट्रीटमेंट प्लान, दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। बाकी चैप्टर में ऐसा कुछ था नहीं अदर देन एग्जाम्पल जो आपको याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।